everyone, welcome back to my channel. The topic which we will do today is objectives of budget. बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, बजट क्यों बनाया जाता है, क्या मकसद है बजट के, हमारी गवर्नमेंट बजट बनाती है पर इसका मकसद क्या है, आज इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। और ये आपके 5 और 6 पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स आपके बोनस पॉइंट्स हैं क्योंकि हर साल एग्जाम्स में आते हैं। अगर आप पीछे के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखें पिछले साल के और भी प्रीवियस पेपर्स अगर आप देंगे 5-6 ईयर्स के, तो हर सेट में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी या फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। तो हमारे पे 5-6 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम वन बाय वन चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है? रीएलोकेट का मतलब समझते पहले। रीएलोकेट का मतलब होता है जहां पे एलोकेशन करना। एलोकेशन मींस जहां पर जरूरत है वहां पर रिसोर्सेज को शिफ्ट करना, दैट इज कॉल्ड रीएलोकेशन। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे बजट के थ्रू, बजटरी पॉलिसी के थ्रू, टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू या एक्सपेंडिचर पॉलिसी के थ्रू रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज करती है। अब आप देखते हैं कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते, जैसे कि हार्मफुल प्रोडक्ट्स लाइक लिकर, सिगरेट्स, टोबैको। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो लाइक फॉर एग्जांपल खादी, जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिट है। इनका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा तो लाइक हैंडीक्राफ्ट उतना ही हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो कैसे इसमें बैलेंस बनाया जाए, यानी हमें प्रॉफिट भी अर्न करना है हमारी इकोनॉमी को, प्लस सोशल वेलफेयर भी देखना है। तो गवर्नमेंट कैसे इन दोनों के बीच में बैलेंस करती है, दैट इज कॉल्ड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम देखें, यहाँ पर देखें, basically government allocate the resources in such a way manner that there must be a balance between goals of a profit maximization and social welfare. It means कि गवर्नमेंट को बैलेंस बनाना है कि उसको प्रॉफिट भी अर्न हो और सोसाइटी का भी कल्याण हो, सोसाइटी का भी बेनिफिट हो। तो कुछ ऐसी पॉलिसी करेगी, कुछ टैक्स का ऐसा जुगाड़ करेगी कि दोनों के बीच में बेनिफिट करे। अब वो क्या करेगी? गवर्नमेंट करती है टैक्सेशन पॉलिसी लगाती है। अब गवर्नमेंट कैसे टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी, जो सोसाइटी के लिए गुड्स अच्छे नहीं है, जैसे कि लिकर, सिगरेट्स, टोबैको, ये सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है गुड्स, इन पे हैवी टैक्स लगा देगी। ठीक है, इन पे टैक्सेस ज्यादा देना पड़ेगा। फाइन, इनके अगर गुड्स, ऐसे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी इकोनॉमी में लाइक लिकर, सिगरेट्स एंड टोबैको, तो यहाँ पे टैक्स ज्यादा लगा दिया। ठीक है, और कुछ गुड्स जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे हैं, इनका रहना बहुत जरूरी है इकोनॉमी के लिए, लाइक खादी प्रोडक्ट्स। ठीक है, इंडिया की शान है खादी प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, तो यहाँ पर सब्सिडीज दे देती है, यहाँ पर टैक्स कंसेशन दे देती है। तो जो पैसा उसने टैक्स से ज्यादा लिया, लिकर से, सिगरेट से, वो पैसा वो कहाँ दे रही है? सब्सिडीज के रूप में दे रही है। तो रिसोर्सेज का एलोकेशन हुआ ही नहीं हुआ, यानी जो पैसा उसने टैक्स के रूप में लिकर से, सिगरेट से लिया था, उसने वो पैसा कहाँ पर लगा दिया? गवर्नमेंट ने वो पैसा खादी प्रोडक्ट्स में लगा दिया, यानी रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह पे एलोकेट कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखिए बैलेंस मेंटेन हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे सोशल वेलफेयर भी हो गया। सोशल वेलफेयर कैसे हुआ? खादी प्रोडक्ट्स में टैक्स कंसेशन देकर और सब्सिडीज देकर। और हमने क्या करा, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स थे उन पे हमने क्या लगा दिया? टैक्स ज्यादा लगा दिया। फाइन, तो ऐसे गवर्नमेंट हमारे बैलेंस करती है, रिसोर्सेज को रीएलोकेट करा। फाइन, अब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, प्राइवेट सेक्टर उसमें हाथ नहीं लगाना चाहता, जैसे सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, ये सब काम कौन करवाता है? ये काम हमारी गवर्नमेंट करवाती है, प्राइवेट सेक्टर कोई ना करवाएगा ये काम। ये वाला काम कौन करता है? पब्लिक सेक्टर, यानी हमारी गवर्नमेंट करेगी। फाइन, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो आपके सैनिटेशन का काम है, वाटर सप्लाई का काम है, वहां पर पैसा खर्च करती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। लाइक सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मोस्टली उन्हीं एक्टिविटीज में, उन्हीं बिजनेस में इन्वॉल्व होता है जहां पर उसको लगता है कि उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, रोड कंस्ट्रक्ट करना, ये सब चीजों में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट इन चीजों में स्पेंड करती है मनी अपनी। तो ये लास्ट अगर आप देखें, गवर्नमेंट स्पेंड ऑन दोज एक्टिविटीज व्हिच आर फेवरेबल फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, जिनको हम पब्लिक गुड्स भी कहते हैं। ठीक है, जिनको लाइक पब्लिक गुड्स में आपके पार्क्स हो गए, रोड्स हो गई, ठीक है, लाइक सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, तो गवर्नमेंट इन पे स्पेंड करेगी। फाइन, नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर नॉट
सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा पैसा लगता है और प्राइवेट सेक्टर के पास अगर इनकेस इतना पैसा नहीं है तो वो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या फिर एक नाम और भी है इसका, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसका क्या मतलब है? आपको देखिए हमारी इकोनॉमी में वी आर हैविंग अ रिचर सेक्शन, वी आर हैविंग अ मिडिल क्लास सेक्शन, वी आर हैविंग अ पुअर सेक्शन। फाइन, बहुत ज्यादा इनके बीच में गैप है। रिचर सेक्शन इज गेटिंग रिचर डे बाय डे एंड पुअर सेक्शन इज गेटिंग पुअर डे बाय डे। फाइन, इसका क्या मतलब है कि रिचर सेक्शन दिन पे दिन अमीर हो रहा है, जो पुअर सेक्शन है गरीब होता जा रहा है। कोई उसमें यू कैन से इंक्रीज नहीं हो रहा है, उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो कैसे इस गैप को मिनिमाइज किया जाए? फाइन, तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो फिस्कल पॉलिसी का यूज करके इनके बीच का जो गैप है वो कम करती है। कैसे करती है? हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इंपोज, हैवी टैक्स इंपोज करती है रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, और जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। फाइन, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बीपीएल है, बीपीएल में जो लोग आ रहे हैं दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन में, उन्हें कंसेशनल रेट पर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करके, एलपीजी सिलेंडर, गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड करके, तो जो सो दैट जो इनके बीच का जो गैप है वो कम हो पाए, दैट इज दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फाइन, टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर बाय प्रोवाइडिंग टैक्स एंड सब्सिडीज। टैक्स फॉर द रिचर सेक्शन, हाई टैक्स फॉर द रिचर सेक्शन एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू द पुअर सेक्शन। फाइन, कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ से हम क्या समझते हैं? बैलेंस रीजनल ग्रोथ का क्या मतलब है? मान लीजिए आप एक इमेजिन कीजिए, एक पर्टिकुलर एरिया है हमारे इंडिया में जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, ये एरिया है, ये बहुत डेवलप्ड है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। फाइन, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी कंपनीज हैं। फाइन, अब जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, जितनी ज्यादा कंपनीज होगी, उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, उतना अच्छा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतनी सारी फैसिलिटीज होंगी। फाइन, और ये एरिया है इंडिया का, यहाँ पे इंडिया का ये वो एरिया है जहाँ पे ना इंडस्ट्रीज है, नो इंडस्ट्रीज, नो कंपनीज। जब इंडस्ट्रीज नहीं है, कंपनीज नहीं है, तो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी की भी वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो अगर हम सारी की सारी इंडस्ट्रीज, कंपनीज यहीं पे स्टैब्लिश करते रह जाएंगे और यहाँ पे हम ध्यान नहीं देंगे तो ये एरिया तो कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगा। फाइन, तो हमारी इकोनॉमी में क्या किया जाता है, बजट से क्या करते हैं हम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZ। ये एक बेसिकली ये एक ऐसा एरिया है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। फैसिलिटीज कैसे कि गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप इस एरिया में इंडस्ट्री अगर आप स्टैब्लिश करेंगे या कंपनीज स्टैब्लिश करेंगे, हम आपको टैक्स में कंसेशन देंगे, 5 ईयर्स तक आपको टैक्स नहीं देना, हम आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट का मेन एजेंडा क्या है? गवर्नमेंट का मेन एजेंडा ये है कि ये जो अंडर डेवलप्ड एरिया है, ये जो रिमोट एरिया है, फाइन, वहां पे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो। तो गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी का यूज करती है, टैक्स का यूज करती है, सब्सिडीज का यूज करती है, सो दैट दिस रिमोट एरिया, दिस अंडर डेवलप्ड एरिया कैन बी डेवलप्ड। फाइन, दीज आर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लिबरल टैक्स पॉलिसी लगाई जाती है। लिबरल मीन्स फ्रीडम दी जाती है थोड़ी टैक्स को देकर। तो आप देख सकते हैं द बजटरी पॉलिसी गिव्स प्रायोरिटी टू द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया जहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। फाइन, और इट कैन बी डन थ्रू लिबरल टैक्स पॉलिसी। लिबरल यानी आपको टैक्स में थोड़ी रिबेट दे दी, 5 ईयर तक टैक्स नहीं देना, आपको इलेक्ट्रिसिटी कंसेशनल रेट पे दे दी, आपको फाइनेंस, आपको इजी इंस्टॉलमेंट पे या इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन द बैकवर्ड रीजन्स थ्रू लिबरल टैक्स पॉलिसी। लिबरल टैक्स पॉलिसी का यूज करके इस एरिया को डेवलप कराया जाता है ताकि सारी इंडस्ट्री या एस्टैब्लिश ना हो। जो हमारा बैकवर्ड एरिया है, जो रिमोट एरिया है, वो भी एस्टैब्लिश हो ताकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो और वहां की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पर जनरेट हो। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से हम क्या समझते हैं? हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती रहती है। फ्लक्चुएशन से क्या समझते हैं? हमारी बिजनेस साइकिल आप देखते हैं, कभी यू कैन से इन्फ्लेशन चल रहा है, कभी डिफ्लेशन चल रहा है, कभी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है, कभी हमारी डिमांड एकदम से कम हो जाती है, सप्लाई बहुत ज्यादा है पर कभी डिमांड नहीं है। फाइन, हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था जो है हमारी कभी कभी हिल जाती है। फाइन, तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है
कैसे वो बजटरी पॉलिसी के थ्रू ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करती है। ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज आवर इकोनॉमी, हमारी जो गवर्नमेंट है बजट का कैसे यूज करती है। आप इमेजिन कीजिए अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन का मतलब है जब डिमांड ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सप्लाई। इसका क्या मतलब है कि हमारी मनी फ्लो बहुत ज्यादा है हमारी इकोनॉमी में, यानी लोगों के पास में पैसा है और हमारी इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा जो है इधर से उधर घूम रहा है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इतना सारा पैसा हमारी इकोनॉमी में है और इतना सामान बेचने के लिए तो है नहीं, प्रोड्यूसर के पास इतने गुड्स तो है नहीं, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, हैवी टैक्स लगा देगी। हैवी टैक्स कहने का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देती है। जब गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देगी तो पब्लिक का पैसा कहाँ चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया, तो अब वो डिमांड को हम कम कर सकते हैं। फाइन, अब क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे कम कर देगी, जो डैम्स फ्लाईओवर्स जो बन रहे हैं उन्हें कुछ टाइम के लिए रोक देगी। ठीक है, क्योंकि जब ये डैम्स फ्लाईओवर्स बनते हैं ना तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है तो हमारी इकोनॉमी में पैसा चला जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे और एक्सपेंडिचर को कम कर दिया जाएगा ताकि तो डिमांड और सप्लाई में एक बैलेंस मेंटेन रह पाए। बिल्कुल इसका अपोजिट अगर हम देखें तो हम डिफ्लेशन में करेंगे। डिफ्लेशन का मतलब आप लोग को पता है कि जो सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी में पैसा है नहीं। फाइन, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के पास में सामान इकट्ठा हुआ पड़ा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, सामान उनका बिक नहीं रहा, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट कम कर देगी। गवर्नमेंट के टैक्स रेट कम करने से क्या होगा, तो पब्लिक को पैसा गवर्नमेंट को कम देना पड़ रहा है। फाइन, तो अब वो पैसा जो उसने गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में नहीं दिया, अब वो शॉपिंग करने में यूज कर सकती है। ठीक है, अब जो सामान प्रोड्यूसर्स का एक्यूमुलेट हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था, जो बिक नहीं रहा था, टैक्स रेट कम करने की वजह से वो बिकना स्टार्ट हो गया। और गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बढ़ा देगी, यानी कि अब रोड, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस बनवाना स्टार्ट कर देगी। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जैसे ही पॉकेट में पैसा आएगा लोग खर्चा करना स्टार्ट कर देंगे, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने से डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाएगी और जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है वो थोड़ा हम इम्प्रूव कर सकते हैं और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि अगर एक पॉइंट आपका 3 या 4 मार्क्स में आ गया आपके एग्जाम्स में, तो आपके पास इतना कंटेंट हो कि आप लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ द पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या समझते हैं, हमारी इकोनॉमी कितनी ज्यादा ग्रो कर रही है। और किसी भी कंट्री की ग्रोथ जो है वो जीडीपी से मेजर होती है। जैसे हर एक के लिए इंडिकेटर होता है कि आप किस चीज को किस चीज से नापेंगे, वैसे ही हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है आप किसमें नापेंगे, जीडीपी में। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फाइन, अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे बढ़ेगा, हमारी किसी भी कंट्री की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा सामान बिकेगा, तो हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होगी। जब बजट बनाया जाता है तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कितना पैसा हम डिफेंस पे लगा रहे हैं, कितना पैसा डिफेंस सेक्टर के लिए, कितना पैसा एजुकेशन सेक्टर के लिए, कितना पैसा हेल्थ केयर सेक्टर के लिए है। सो बजट जब बनाया जाएगा इन सब सेक्टर्स का भी ध्यान रखा जाएगा। केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही हमारा मोटिव नहीं है, इन सेक्टर्स का भी ध्यान रखना है सो दैट हमारी जो कुछ नेशनल प्रायोरिटीज है हम उसको भी मीट अप कर पाए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट आप सभी को पता है, एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। फाइन, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कहने का मतलब है यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, बट काफी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हमारे ऐसे हैं जिनको रोजगार मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी स्कीम्स निकाल रखी है गवर्नमेंट ने ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़े हमारे देश में। जैसे कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा रोजगार योजना, ये योजनाएं निकाली इसलिए गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़े और हमारे कंट्री का डेवलपमेंट एक्टिविटीज इंक्रीज हो पाए। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। लेट्स रिकॉल। होप आपको बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो एक बार एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। मैंने आपको एक ऑल्टरनेट नेम्स भी दे दिए हैं ताकि किसी भी नाम से आए तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो।
रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया था कि बैकवर्ड रीजन में अगर इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही है तो यहाँ पर आप सब्सिडीज दीजिए, और लाइक जो आपके प्रोडक्ट्स है लाइक सिगरेट्स, लिकर, यहाँ पर आप हैवी टैक्स इम्पोज कीजिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसका एक नाम और भी है रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया था कि रिचर सेक्शन में आपको हैवी टैक्स लगाना है और पुअर सेक्शंस को आप सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का एग्जांपल दिया गया था कि इन्फ्लेशन के टाइम पे टैक्स रेट हम बढ़ा देंगे और डिफ्लेशन के टाइम पर हम टैक्स रेट कम कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंसेस। यहाँ पर आपको बताया गया था जो अंडर डेवलप्ड एरिया है, रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट वहाँ पर स्पेशल बेनिफिट्स देती है, लाइक टैक्स कंसेशन देती है, फाइनेंस इजी रेट पे अवेलेबल करवाती है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ में जीडीपी का बारे में बताया गया था कि कैसे हमारी जीडीपी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में बताया गया था कि गवर्नमेंट बहुत तरह की स्कीम्स इम्प्लीमेंट करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। तो आई होप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट आप लोगों को क्लियर है। डोंट लीव दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।